हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है रिस्क एंड रिटर्न। और इसी सीरीज के सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के पीछे इनकम जनरेट करते हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप रिस्क को बियर करते हैं। और रिस्क को हम दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के अंदर आपसे सिस्टमैटिक रिस्क को डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उसको देखना ना भूलिएगा। और आज थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क के साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से रिस्क को समझ लेते हैं कि आप अपना पैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हो तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कितनी इनकम आप जनरेट करोगे। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको लेके तो हम श्योर हो नहीं सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जितना इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाए या फिर उससे कम इनकम जनरेट हो जाए। और ये जो अनसर्टेनिटी अटैच होती है आपकी इनकम को लेकर, उसी को हम रिस्क के नाम से बुलाते हैं। तभी हम एक टर्म यूज़ करते हैं, मोर रिस्क और मोर गेन। अब मोर रिस्क और मोर गेन से हमारा मतलब यहाँ पर क्या है कि इनकम के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको रिस्क तो बियर करना ही पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप रिस्क को बियर करोगे उतने ही आपके गेन की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रिस्क को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क तो वो रिस्क होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। मतलब कि वो एक ऐसा रिस्क है जो पूरे के पूरे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर लाई करता है। आप उस रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे मार्केट के अंदर, और आपको जो रिटर्न मिलती है वो इसलिए ही मिलती है क्योंकि आप सिस्टमैटिक रिस्क को बियर करते हो। लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है इसको हम अवॉइडेबल रिस्क भी कहते हैं, मतलब आप इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। तो एक्चुअल में जब आपको इन्वेस्टमेंट के पीछे रिटर्न मिलती है, वो रिटर्न मिलने का जो मेन रीजन है वो सिस्टमैटिक रिस्क ही होता है। और एक्चुअल में अगर हम चाहें तो हम ये टर्म यूज कर सकते हैं, मोर सिस्टमैटिक रिस्क मोर गेन। हम ये टर्म भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जब अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ बेसिक नेचर है। द फर्स्ट वन इज इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और फर्म। मतलब कि ये जो रिस्क होता है ये किसी इंडस्ट्री और फर्म से रिलेटेड ही होता है। और अगर आप इस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हो तो बेटर ये है कि उस फर्म के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होता है तभी हम कहते हैं इट इज माइक्रो इन नेचर। एंड you can also eliminate such kind of risk by the help of diversification। क्या मतलब है डाइवर्सिफिकेशन का, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम दैट कि मेरे पास 12 एग्स हैं। मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 12 एग्स को एक ही बास्केट में रखता हूँ और अगर वो बास्केट गिर जाती है तो मेरे सारे के सारे एग्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मैं उन 12 एग्स को 4 बास्केट के अंदर 3 में डिवाइड कर दूं तो, और अगर अब मेरी एक बास्केट गिर जाए तो मेरे 3 एक्स चले जाएंगे, मेरे 9 एक्स बच जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने उन 12 अंडे को खोने के रिस्क को अवॉइड किया। और अवॉइड कैसे किया, मैंने उन 12 अंडों को 4 बास्केट्स के अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने रिस्क को क्या कर दिया है, अवॉइड किया है, मैं उससे दूर चला गया हूँ। और इसी को हम कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसके लिए आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलती है। जब हम अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंस रिस्क। बिजनेस को फर्दर कैटेगराइज करते हैं हम दो पार्ट्स में, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल बिजनेस रिस्क के बारे में। देखिए, जो इंटरनल रिस्क है मतलब कि वो रिस्क जो कंपनी के अंदर होता है और यू कैन कंट्रोल सच काइंड ऑफ रिस्क। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देन don't go for such kind of companies, do not invest your money in such kind of companies। अब वो इंटरनल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉइज इनएफिशिएंट है, मशीनरी ढंग से काम नहीं कर रही है, प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट पुअर है, विजन क्लियर नहीं है, या फिर लेबर नाराज रहती है, स्ट्राइक हो गई है। तो ये तो फैक्टर्स वो हैं जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है। अब ये सारे फैक्टर, ये तो नहीं है कि एक कंपनी में अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो सारी की सारी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये स्पेसिफिकली रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस के या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से। और आप अपना पैसा इस तरह की कंपनी में मत लगाइए और अवॉइड कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह के रिस्क को। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। यहाँ पर मैं क्या बात करने वाला हूँ, ये भी रिस्क क्या है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन
आप इस तरह के फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, अब वो प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करता, तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की सेल कम हो जाएगी। लेकिन आप कंज्यूमर के टेस्ट पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रॉब्लम भी एक स्पेसिफिकली फर्म से रिलेटेड है या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो यू कैन डू अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ रिस्क। मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर फ्लैट्स बना के सेल करता हूँ, आरबीआई ने होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया, तो एक बायर क्या करेगा, अपने जो बाइंग है फ्लैट की वो पोस्टपोन कर देगा, क्योंकि उसके लिए घर खरीदना महंगा हो चुका है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है। लेकिन ये जो रिस्क है ये स्पेसिफिकली रिलेटेड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, तो आप अपने इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। या तो आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इस तरह की इंडस्ट्री में, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो, आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज में मल्टीपल फर्म्स के अंदर क्या कीजिए, अपना पैसा लगाइए और रिस्क को आप काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है फाइनेंस रिस्क। फाइनेंस रिस्क के अंदर हम क्या बात करते हैं, डेट इक्विटी रेशो के बारे में। डेट इक्विटी के अंदर हम क्या कहेंगे, कितना पैसा कंपनी ने लोन के तौर पे लिया हुआ है जिसपे उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, कितना कंपनी का खुद का पैसा है। आइए समझते हैं इसको एक टेबल की हेल्प से। हमारे पास दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, और हमारे पास डाटा दे रखा है 2001 से लेके 3 तक का। कंपनी ए की जो कैपिटल है वो है 40 लाख रुपीज़ की, 10 रुपये के शेयर है, मतलब कंपनी ने टोटल 4 लाख शेयर इशू किए हुए हैं। और कंपनी बी की जो कैपिटल है 20 लाख की है, और 10 रुपये शेयर के हिसाब से उनके 2 लाख शेयर इशूड है। कंपनी ए ने 20 लाख का लोन लिया हुआ है, कंपनी बी ने 40 लाख का लोन लिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब कंपनी ए पे जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है वो 2 लाख की चल रही है पर एनम, और कंपनी बी पे 4 लाख रुपीज़ की इंटरेस्ट की लाइबिलिटी चल रही है। और कंपनी ए और कंपनी बी की इनकम सेम है, 1 में है 7 लाख, 2002 में है 8 लाख, और 3 में है हमारे पास 4 लाख। यहाँ पर हमें ये बताना है कंपनी ए बेटर है या कंपनी बी बेटर है। देखिए एज ए शेयर होल्डर अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे देखना चाहिए कि अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है। अगर मैं 2001 की बात करूँ तो कंपनी ए की जो ईपीएस है 1.25 है, कंपनी बी की 1.5 है। 2002 के अंदर कंपनी ए की जो ईपीएस है वो 1.5 है, कंपनी बी की 2 है। 3 के अंदर कंपनी ए की जो ईपीएस है वो 0.5 है और 3 की क्या है, 0 है। और हमें बताना है कौन सी बेटर है। अगर मैं 2001 की बात करूं तो मुझे लगता है कंपनी बी बेटर है। 2002 की बात करूं तो लगता है हमें कि कंपनी बी ही बेटर है। और अगर मैं 3 की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी ए बेटर है। ऐसा क्यों हो रहा है हम समझते हैं इसको। देखिए ईपीएस का क्या मतलब है कि कितना पैसा शेयर होल्डर के लिए बचता है सारे के सारे खर्चे काटने के बाद। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि जो इनकम आपकी कंपनी ए है उसकी इनकम है 7 लाख रुपीज़, कंपनी का डेट फंड के ऊपर लाइबिलिटी कितनी है इंटरेस्ट की, 2 लाख रुपीज़ पर एनम, तो 7 लाख में से 2 लाख तो इंटरेस्ट चला गया, तो शेयर होल्डर के लिए कितने बचे, 5 लाख। टोटल शेयर्स हैं कितने, 4 लाख, क्योंकि 40 लाख रुपीज़ कैपिटल है, 10 रुपये का शेयर है। तो आप यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, अर्निंग पर शेयर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, अर्निंग को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास ईपीएस निकल कर आ गई है। तो यहाँ पर फाइनेंस रिस्क समझना जरूरी है। जब भी आप अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करें तो आप ये देखें कि कंपनी ने कितना पैसा लोन के तौर पे लिया हुआ है, कितना खुद का है। लोन पे पैसा लेना कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि कंपनी उस पर इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट देने से कंपनी की इनकम कम हो जाती है, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन लोन भी एक लेवल तक ठीक होता है, एक लेवल से ज़्यादा का अगर एक कंपनी लोन उठा लेती है तो वो उसका रिस्क का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस उस कंपनी में नहीं दिखाता और वो उस कंपनी के शेयर सेल कर देता है, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है और मार्केट में उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आप जरूर देखें कि उसका डेट इक्विटी रेशो क्या चल रहा है, और अगर किसी कंपनी के डेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट ना कीजिए, या फिर अपना पैसा कम इन्वेस्ट कीजिए, बाकी का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करें। तो कुछ यही टॉपिक था मेरा अनसिस्टमेटिक रिस्क को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।